की, जिसके अंदर हमने बोला कि भैया स्पेशल पावर या प्रोसीजर का मतलब है कि किस किस तरह के केसेस आ सकते हैं। भाई मान लो रेंट ट्रिब्यूनल हमने पहला उठाया, तो रेंट ट्रिब्यूनल के पास किन किन तरह के केसेस आ सकते हैं। तो अपना जो अभी जो टॉपिक है वो है स्पेशल प्रोसीजर, इसको अपने क्या नाम दे सकते हैं, स्पेशल प्रोसीजर, जिसके अंदर हम 4 चीजें पढ़ेंगे। पहला, इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट, कि अगर किराएदार को आप इलीगली निकाल देते हो, इलीगली अगेंस्ट लॉ उसकी बेदखली करते हो, तो वो क्या कर सकता है, वो कहां जाएगा, वहां पर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो अपने ने कल पढ़ा कि भैया अगर आप उसको निकाल देते हो 30 दिनों के अंदर अंदर रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, रेंट ट्रिब्यूनल में जाके केस फाइल कर सकता है, उस केस की क्या प्रक्रिया होगी। तो हमने उसमें स्टेप पढ़े कि पेटिशन, नोटिस, रिप्लाई, रीजॉइंडर, हियरिंग, ये सब बातें अपने ने पढ़ी। फिर दूसरा, रिवीजन ऑफ रेंट। रिवीजन ऑफ रेंट का मतलब क्या है सर, कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 अपने ने पढ़ा था, जहां पर अपने ने, हालांकि ज्यादा नहीं, अपने ने ऐसा बोला था कि भाई जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, वो हर साल 5% किराया बढ़ा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट को रिवाइज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, टेनेंट नहीं मान रहा है, वो कह रहा है ना नहीं बढ़ाएंगे, जितना है उतना ही दूंगा, वो बढ़ाना चाहता है, ऐसा कुछ है, उसके लिए वो केस फाइल कर सकता है। अगर वो केस फाइल करता है, क्या प्रोसीजर होगा, यहां अपने क्या पढ़ेंगे कि अगर लैंडलॉर्ड पेटिशन फाइल करता है रेंट ट्रिब्यूनल में कि साहब मैं रेंट को रिवाइज करना चाहता, मतलब बढ़ाना चाहता हूं, तो क्या प्रोसीजर फाइल होगा। ठीक है, किसके पास जाओगे, प्रक्रिया क्या फॉलो होगी, वो सब बातें। इसी में एक और चीज हम पढ़ेंगे कि अगर लैंडलॉर्ड फाइल करता है ना पेटिशन, मतलब केस बोल सकते हो आप, पेटिशन फॉर एरियर ऑफ रेंट, कि साहब किराएदार से मैंने किराया लेना है, वो दे नहीं रहा, वो दे नहीं रहा, तब भी क्या करोगे, यही सेक्शन लगेगा। क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, सेम इसी सेक्शन का प्रोसीजर फॉलो होगा। कहां लिखी गई है ये बात, सेक्शन 18। सेक्शन 18 ये बोलता है, वो म्यूटेटिस म्यूटेंटिस किसने पूछा था एक क्लास के अंदर, है ना, वो ये बोलता है कि भैया अगर केस फाइल किया जाता है लैंडलॉर्ड द्वारा, किस चीज के लिए, रिकवरी ऑफ रेंट के लिए, फॉर एरियर ऑफ रेंट, एरियर ऑफ रेंट बोल सकते हो, रिकवरी ऑफ रेंट बोल सकते हो, उसके लिए तो क्या प्रक्रिया फॉलो होगी, सेक्शन 14 की ही प्रक्रिया फॉलो होगी। तीसरा, एविक्शन ऑफ टेनेंट, अगर लैंडलॉर्ड फाइल करता है केस फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट अंडर सेक्शन 9, तो क्या प्रक्रिया फॉलो होगी, सेक्शन 15 सारी प्रक्रिया उसमें बताई गई है, कितने दिनों में पेटिशन होगा, कितने दिनों में नोटिस होगा, वो सारी बातें। और यहां पर भी ध्यान रखना, अगर कोई भी पेटिशन फाइल होती है ऐसी किसी भी प्रेमाइसिस को लेकर जिसको चैप्टर 2 एंड 3 ऑफ राजस्थान रेंट एक्ट नॉट अप्लाई, तब भी आप सेक्शन 15 ही फॉलो करोगे। अब ये क्या कहानी है, ध्यान देना, कोई कंफ्यूजन रहे तो ध्यान पूछ लेना, ठीक है। अब ध्यान दे देना एक बार, हम जो है अभी स्पेशल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, 4 तरह के स्पेशल प्रोसीजर पढ़ेंगे, अभी चौथा लिखना बाकी है। पहला, अगर टेनेंट को इलीगली निकाल दिया जाता है, बेदखली होती है, तो वो क्या कर सकता है, किसके पास जाएगा, रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा, तो क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। दूसरा, रिवीजन ऑफ रेंट, अगर लैंडलॉर्ड किराए को बढ़ाना चाहता है एज पर सेक्शन 6 और 7, ये किसकी बात करता है, 6 और 7, तब वो किसके पास जाएगा, क्या प्रक्रिया फॉलो होगी। सेम चीज और है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर लैंडलॉर्ड पेटिशन फाइल करता है फॉर रिकवरी ऑफ रेंट, कहां की प्रक्रिया फॉलो होगी, सेम सेक्शन 14 की प्रक्रिया फॉलो। कहां लिखा गया, सेक्शन 18 में लिखी गई है ये बात, प्रक्रिया सेक्शन 14 की फॉलो होगी, ये बात लिखी कहां गई है, सेक्शन 18 में। तीसरा ग्राउंड, अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट की बेदखली के लिए पेटिशन फाइल करता है तब क्या होगा, और वो किसके पास जाएगा, सेक्शन 15। उसके बाद अगर वो आपसे ये पूछता है कि अगर लैंडलॉर्ड द्वारा पेटिशन या कोई भी ऐसा केस चल रहा है ऐसी किसी प्रीमाइसेस या बिल्डिंग को लेकर
जिसको चैप्टर 2 या 3 नहीं लगते, जिसका मतलब क्या है, सरकारी बिल्डिंग को लेकर। चैप्टर सेक्शन 3 में जो बिल्डिंग्स प्रीमाइसेस बताई गई है ना, सरकारी बिल्डिंग, ट्रस्ट की बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी, उनको लेकर अगर कोई केस चलता है, किसमें, ट्रिब्यूनल में, किसमें, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में, रेंट अथॉरिटी में, ऐसा कुछ भी, उनको लेकर अगर कोई केस चलता है, तब भी कौन सी प्रक्रिया फॉलो होगी, सेम सेक्शन 15 की। कहां बोला गया, सेक्शन 18 में। उसके बाद चौथा पॉइंट, अगर पेटिशन फाइल होती है फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजेशन, कौन से सेक्शन के अंदर ये फाइल होती है, अंडर सेक्शन आपका है, क्या नाम है, 10, सेक्शन 16 का प्रोसीजर फॉलो होगा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये कुछ एक इंडेक्स वाले क्वेश्चन है जो शायद पूछे जा सकते हैं। वो पूछ सकता है कि इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है, इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट के प्रोसीजर के बारे में कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 12, रिवीजन ऑफ रेंट के प्रोसीजर के बारे में कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 14, रिकवरी ऑफ रेंट के प्रोसीजर के बारे में कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 14, एविक्शन ऑफ टेनेंट अंडर सेक्शन 9, मतलब एविक्शन ऑफ टेनेंट भी बोल सकता है, कौन सा प्रोसीजर है, सेक्शन 15। अगर कोई भी ऐसी पेटिशन फाइल की जाती है ऐसी किसी भी प्रीमाइसेस को जिसको चैप्टर 2 या 3 नहीं लगता, या वो बोल सकता है सरकारी बिल्डिंग, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, तब कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, सेक्शन 15। उसके बाद पेटिशन अगर फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 10 ऑफ एक्ट, कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, सेक्शन 16। आज तक मतलब पिछले पेपर तक ये टॉपिक प्री के माने जाते थे कि यार आपको प्रोसीजर लिखने को थोड़ी बोला जाएगा कि प्रोसीजर लिखो, पर पिछली बार प्रोसीजर लिखने को आया, मुझे याद नहीं किसका आया था, पर इसी में से कोई प्रोसीजर आया था, डायरेक्ट उसने बोला भैया प्रोसीजर लिखो, प्रॉपर जो अपने पढ़ रहे हैं ना प्रोसीजर, कि अगर भैया ये फाइल करना चाहता है तो आप पेटिशन फाइल करोगे, पेटिशन कितने दिनों में फाइल करोगे, फिर उसके बाद नोटिस इश्यू होगा, कितने दिनों का समय दिया, वो पूरी कहानी लिखनी है आपको। तो अब अपने को इसको उसी हिसाब से पढ़ना है कि अपने इसको प्री के हिसाब से भी, और अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो उसको लिख भी सके, ठीक है। चलो जी, अब अपने आते हैं प्रोसीजर को लेकर, जिसके अंदर जो एविक्शन, इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट वाला टॉपिक है वो हम कल कर चुके हैं। टेनेंट को अगर निकाला जाता है तो क्या होगा, ये सब चीजें, ठीक है। इसको लेकर एक समरी भी बताऊंगा मैं आपको ये टॉपिक खत्म करने के बाद, कि जो ये दिन है इन सेक्शंस में जो दिन लिखे गए हैं वो दिन आप कैसे याद करोगे, ठीक है। चलो अब आते हैं इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका, रिवीजन ऑफ रेंट की अगर पेटिशन है, अगर रिवीजन ऑफ रेंट के लिए अगर पेटिशन फाइल की जाती है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो दो बातें ध्यान रखना। पेटिशन तो आप फाइल कर चुके हो, पेटिशन के बाद अगला स्टेप क्या होता है, नोटिस, नोटिस के बाद अगला स्टेप क्या होता है, रिप्लाई, रिप्लाई के बाद रीजॉइंडर, रीजॉइंडर के बाद डेट ऑफ हियरिंग, डेट ऑफ हियरिंग, और डेट ऑफ हियरिंग के बाद आपका क्या कहते हैं, ये ऑर्डर बोल दो या डिस्पोजल, ऑर्डर और डिस्पोजल। ये दो बातें ध्यान रखनी पूरे प्रोसीजर के अंदर। जो अपने सेक्शन, ये जो भी अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, जिसके अंदर अपने सेक्शन 11, 12, 14, 15, 16 ये पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आपको दो बातें ध्यान रखनी। जैसे मान लो अगर वो आपसे पूछता है कि भाई रिवीजन ऑफ रेंट के लिए पेटिशन फाइल होती है, तो एक तो दिन याद रखने हैं कि भाई कितने दिनों नोटिस इश्यू होगा तो कितने दिनों का समय दिया होगा, जवाब कितने दिनों में, दिन याद रखने हैं, क्योंकि वो मेन चीज है आपके आंसर की। दूसरी क्या है, ये कि स्टेप क्या होते हैं, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर दिन हर सेक्शन या हर प्रोसीजर में बदलेंगे, हर प्रोसीजर में दिन बदलेंगे पर स्टेप सेम रहेंगे। पहले पेटिशन होगा, फिर नोटिस इश्यू किया जाएगा, रिप्लाई होगा, रीजॉइंडर होगा। ये स्टेप्स क्या होते हैं मोटा मोटी पहले ये समझ लेते हैं। पहले पेटिशन फाइल किया जाता है, जो भी मान लो, जैसे मान लो रिवीजन ऑफ रेंट का केस है तो लैंडलॉर्ड पेटिशन फाइल करेगा कि साहब मैं किराया बढ़ाना चाहता हूं। उसने पेटिशन फाइल की, पेटिशन में वो क्या लिखेगा, पेटिशन के साथ वो क्या क्या डॉक्यूमेंट पेश करेगा, वो सब अपने पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, रेंट ट्रिब्यूनल में आप केस फाइल करते हो, फिर रेंट ट्रिब्यूनल जो है ऑपोजिट पार्टी को नोटिस इश्यू करेगा। नोटिस किस चीज का, कि भैया तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे करके मामला आया है तो तुम इतने इतने दिनों के अंदर जवाब दो। तो नोटिस के अंदर हम ये बात पढ़ेंगे, दो बातें पढ़ेंगे, नोटिस कैसे सर्व होगा, और दूसरी बात नोटिस अगर इश्यू होता है तो उसको कितना समय दिया जाएगा। फिर तीसरा रिप्लाई, सामने वाला फिर रिप्लाई देगा,
ठीक है, यहां पर हम ये नहीं कहते अगर आया ना तो क्या होगा, वो आगे देखेंगे। फिर सामने वाला रिप्लाई देगा अपना, सामने वाले को कितने दिनों में रिप्लाई देना है, वो रिप्लाई देगा तो कैसे देगा वो अपने देखेंगे। फिर रीजॉइंटर, रीजॉइंटर मतलब कि जिसने केस फाइल किया है वो इस रिप्लाई का भी रिप्लाई दे सकता है ग्रैंड ट्रिब्यूनल में कि साहब इसने रिप्लाई में ये बात बोली है ना, नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे बात है, या इसके अंदर कुछ एड ऑन करना है, उसको हम बोलते हैं रीजॉइंटर। जिसने पिटीशन फाइल की है वो रीजॉइंटर के लिए एंटाइटल होता है। रिप्लाई ऑपोजिट पार्टी, जिसने केस फाइल किया है वो रीजॉइंटर फाइल करता है। इसमें भी हम पढ़ेंगे रीजॉइंटर कितने दिनों में करना होगा आपको। फिर आप आ जाइए डेट ऑफ हियरिंग, ये तो हुई फॉर्मेलिटी, जिसने जितने कागज पेश करने थे, जिसने जितने सबूत पेश करने थे वो सब आ गए। अब आएगी हियरिंग, अब चालू होगी हियरिंग। फिर अपने पढ़ेंगे भी डेट ऑफ हियरिंग कितने दिनों के अंदर अंदर चालू करना, मतलब केस कितने दिनों के अंदर अंदर हियरिंग में लाना है। फिर अपने पढ़ेंगे केस कितने दिनों में खत्म करना है, या फाइनल ऑर्डर कब तक पास करना है। तो इन सब की लिमिट है, इन सब की क्या है, लिमिट है। तो अब अपने चालू करते हैं टॉपिक को। अपना पहला टॉपिक जो है स्पेशल प्रोसीजर में वो है रिवीजन ऑफ रेंट। रिवीजन ऑफ रेंट को लेकर अपने स्टेप्स में चलेंगे। रिवीजन ऑफ रेंट जिसको अपने स्टेप्स में लेकर चलेंगे, सेक्शन क्या है, सेक्शन 14। तो रिवीजन ऑफ रेंट को लेकर सबसे पहली चीज है स्टेप 1। रिवीजन ऑफ रेंट को लेकर कहानी ये है कि भाई जो ये लैंडलॉर्ड है, पिटीशन कौन फाइल करेगा, लैंडलॉर्ड। भूमि स्वामी, जो लैंडलॉर्ड है जो रेंट की रिवीजन चाहता है वो पिटीशन किसको फाइल करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल को। तो ध्यान देना, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो लैंडलॉर्ड रेंट की रिवीजन चाहता है वो पिटीशन फाइल करेगा टू रेंट ट्रिब्यूनल। तो अपने स्टेप 1 में ये बात ध्यान रखनी है, पिटीशन किसको, रेंट ट्रिब्यूनल। कौन, लैंडलॉर्ड। पिटीशन किस सेक्शन में फाइल होती है, अंडर सेक्शन 6 और 7। रिवीजन ऑफ रेंट का सेक्शन क्या है, या तो 6 है या 7 है। तो पिटीशन अंडर सेक्शन 6 और 7 किसको फाइल होगी, रेंट ट्रिब्यूनल को। कौन फाइल करेगा, लैंडलॉर्ड। ये है पहला स्टेप। इसके अंदर कोई टाइम लिमिट है, पिटीशन फाइल करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। आप पिटीशन फाइल कर दो, उसके बाद देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, पिटीशन फाइल करना। पिटीशन कौन फाइल करेगा, लैंडलॉर्ड। किसको फाइल होगा और किस सेक्शन में होगा। अब आ जाइए स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में होगा नोटिस। नोटिस रेंट ट्रिब्यूनल को जैसे ही पिटीशन में दो बातें बताने भूल गया। पिटीशन के मामले में आपसे दो चीजें पूछी जाती है कि जब वो पिटीशन फाइल करेगा तो पिटीशन एफिडेविट पे होनी जरूरी है क्या, जी। पिटीशन ऑन एफिडेविट होगी। एफिडेविट का मतलब क्या है, शपथ पत्र, कि मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, जो बातें लिख रहा हूं वो सच है, एफिडेविट पे होगी। पिटीशन के साथ आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आप वो सब पेश करोगे, वो सब पेश करोगे। तो पहला स्टेप जो पिटीशन का है, पिटीशन कौन किसको किस सेक्शन में होती है, पिटीशन ऑन एफिडेविट होती है, और पिटीशन के साथ आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब पेश कर दोगे। उसके बाद नोटिस। नोटिस का मतलब क्या है जी, रेंट ट्रिब्यूनल में जब पिटीशन आती है तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है नोटिस इशू करेगी, बाय रेंट ट्रिब्यूनल टू ऑपोजिट पार्टी, टू ऑपोजिट पार्टी। पिटीशन आ गया, फिर वो ऑपोजिट पार्टी को नोटिस इशू करेगा। नोटिस के अंदर वो उसको बताएगा कि भैया तुम्हारे खिलाफ ये केस आया है। तो नोटिस के साथ वो क्या भेजेगा, कॉपी ऑफ पिटीशन। कॉपी ऑफ पिटीशन नोटिस के साथ जाएगी कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये कहानी आई है, ये तुम्हारे खिलाफ केस आया। कॉपी ऑफ पिटीशन साथ में जाएगी, और नोटिस जो इश्यू करेगा उसके अंदर वो उसको दिन बताएगा, टू सबमिट रिप्लाई within 30 days of issue of notice, कि भैया 30 दिन के अंदर अंदर जवाब पेश करिए। यहां से दिन चालू होते हैं, 30, 15, 90, 150, यहां से दिन चालू होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपसे कि अगर रिवीजन ऑफ रेंट के केस के अंदर रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा नोटिस इश्यू किया जाता है तो जब नोटिस इश्यू किया जाएगा उसको कितना टाइम दिया जाएगा, जो सामने वाली पार्टी है उसको कितना टाइम दिया जाएगा, 30 दिन का। ये जो पहला है ना, ये नोटिस है, ये नोटिस की बात करते हैं, 30 दिन का समय दिया जाएगा। तो पहला स्टेप है पिटीशन।
दूसरा स्टेप है नोटिस। नोटिस कौन इश्यू करता है? लैंड ट्रिब्यूनल। किसको? ऑपोजिट पार्टी को। नोटिस के साथ क्या जाती है? कॉपी ऑफ पेटिशन। नोटिस के अंदर वो बोलता क्या है? उसको बोलता है कि भैया आप अपना जवाब पेश करिए ऑपोजिट पार्टी को। कितने दिनों में? 30 दिनों के अंदर अंदर। अब यहां पर एक और चीज है नोटिस को लेकर ही, जो हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, प्रोसीजर को लेकर कोई भी टॉपिक पढ़ो। नोटिस कैसे सर्व होगा? नोटिस कैसे सर्व किया जाएगा? कल भी बात की थी, आज भी दोबारा बात कर रहे हैं। नोटिस कैसे सर्व होगा? नोटिस सर्व होने के दो तरीके हैं। प्रोसेस सर्वर, वो लोग जिनका काम है कोर्ट के या अथॉरिटीज के जो कागज होते हैं वो लेकर जाना। प्रोसेस सर्वर हम उनको बोलते हैं, जिनका काम, क्लर्क जो होते हैं जिनका काम, उनको क्या बोलते हैं? प्रोसेस सर्वर। प्रोसेस सर्वर कहाँ के? ऑफ ट्रिब्यूनल और सिविल कोर्ट। चाहे तो ट्रिब्यूनल का प्रोसेस सर्वर हो, चाहे सिविल कोर्ट का हो। क्या नाम रखा गया उस बंदे का? प्रोसेस सर्वर। वो बंदा जिसका काम है जितने भी ये सम्मन वगैरह इश्यू किए जाते हैं उनको तामील करना। तो कैसे सर्व किया जा सकता है नोटिस? नोटिस जो है ये प्रोसेस सर्वर को दिया जा सकता है और ये आगे उस बंदे को सर्व कर सकता है। प्रोसेस सर्वर कहाँ का हो सकता है? चाहे तो लैंड ट्रिब्यूनल का हो, चाहे किसी सिविल कोर्ट का हो। एक दूसरा तरीका क्या है? रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक जिसको हम बोलते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ये दो तरीके। तो आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है कि जो राजस्थान रेंट एक्ट में नोटिस सर्व किए जाते हैं वो कैसे सर्व होते हैं? ये दो तरीके हैं। चाहे तो प्रोसेस सर्वर के थ्रू, प्रोसेस सर्वर कहाँ का? चाहे ट्रिब्यूनल का या सिविल कोर्ट का, या फिर रजिस्टर्ड डाक के थ्रू। दोनों में से कोई भी तरीका, और ये तरीका हर कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी केस है, उसमें फॉलो होता है। तो अब ध्यान देते हैं रिवीजन ऑफ रेंट को लेकर प्रोसीजर क्या है। रिवीजन ऑफ रेंट को लेकर प्रोसीजर है कि पिटीशन फाइल होगी सबसे पहले। कौन फाइल करेगा? लैंडलॉर्ड। कहां फाइल करेगा? रेंट ट्रिब्यूनल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिवीजन ऑफ रेंट को लेकर जो केस है अंडर सेक्शन 6 या 7 कहां जाएगा? रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा। पिटीशन कौन फाइल करेगा? लैंडलॉर्ड। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? नोटिस। पिटीशन फाइल होने के बाद नोटिस इश्यू किया जाता है रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा अपोजिट पार्टी को। जब नोटिस इश्यू किया जाएगा तो उनको कितने दिनों का समय दिया जाएगा? उनको कहा जाएगा कि 30 दिनों के अंदर अंदर अपना जवाब दीजिए। दूसरा स्टेप, नोटिस कैसे सर्व होगा, ये तो है। अब आ जाइए स्टेप 3। स्टेप 3 जिसको हम बोलते हैं रिप्लाई। नोटिस सर्व होने के बाद जो लैंडलॉर्ड है वो अपना रिप्लाई सबमिट करेगा। रिप्लाई। लैंडलॉर्ड अपना रिप्लाई कितने दिनों में सबमिट करेगा? विद इन 30 डेज। यहां भी उसको कितना समय दिया गया है? 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। नोटिस सर्व होने के 30 दिन। नोटिस सर्व होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे। अब यहां ध्यान रखना, रिप्लाई को लेकर भी यही बात बोली है कि भैया आप अपना रिप्लाई एफिडेविट पे दोगे। जिस तरह से पिटीशन एफिडेविट पे है, रिप्लाई एफिडेविट पे दोगे। आप रिप्लाई के साथ जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो सब प्रेजेंट करोगे, वो सब सबमिट करोगे। मतलब आपके पास जितने भी सबूत है वो रिप्लाई के दौरान ही सबमिट हो जाएंगे। पहला स्टेप पिटीशन, दूसरा स्टेप नोटिस, तीसरा स्टेप रिप्लाई। रिप्लाई कौन फाइल करेगा? सॉरी, ऑपोजिट पार्टी। ऑपोजिट पार्टी अपना रिप्लाई सबमिट करेगी। रिप्लाई कितने दिनों में होगा? 30 दिनों के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। रिवीजन ऑफ रेंट के केस के अंदर जो ऑपोजिट पार्टी है उसको रिप्लाई कितने दिनों में देना होता है? 30 दिन। ध्यान देना, पहला नोटिस, रिप्लाई। तीसरा क्या है? दूसरा क्या है? रिप्लाई। पिटीशन की कोई टाइम लिमिट नहीं है, नोटिस, रिप्लाई। अब आ जाइए, नोटिस के बाद आ गया रिप्लाई कि भैया इन्होंने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया। रिप्लाई किस पे फाइल किया जाएगा? एफिडेविट पे फाइल किया जाएगा। तीसरा स्टेप हो गया रिप्लाई। अब आ जाइए चौथा, रीजॉइंडर। रिप्लाई के बाद आता है रीजॉइंडर। रीजॉइंडर का मतलब क्या है? रीजॉइंडर हमेशा आफ्टर रिप्लाई ऑफ ऑपोजिट पार्टी होगा। ऑपोजिट पार्टी जब अपना रिप्लाई सबमिट कर चुकी होगी, अपना जवाब दे चुकी होगी, तब वो पर्सन जिसने पिटीशन फाइल की है, जो भी होगा केस के अंदर, लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, वो रीजॉइंडर सबमिट कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिप्लाई टू रिप्लाई। जो जवाब आया था ना ऑपोजिट पार्टी का, उसके जवाब में कोई बात बताना, कुछ एडिशन करना, कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये सब, दिस इज रीजॉइंडर। क्यों?
क्योंकि रेंट ट्रिब्यूनल दोनों की बातें पूरी तरह से सुनना चाहती है कि भैया तुमने क्या कहना है, इसने क्या कहना है, हाँ भाई तुमने क्या कहना है, सारी बात, ताकि तुम्हारी जो जो बातें बोलनी है कि साहब मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, साहब मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, फिर पेटी कि साहब इसने जो ये बात बोली है, ये इसने आधी बात बताई है, पूरी बात तो ये और है, एडिशनल इसने 2-4 और बातें हैं, कुछ भी, ताकि रेंट ट्रिब्यूनल पूरी बातें सुन ले, उसके बाद हियरिंग चालू कर सके। तो फिर रीजॉइंडर होगा। रीजॉइंडर कितने दिनों में होगा? विद इन 15 डेज ऑफ रिप्लाई। रिप्लाई सबमिट करने के 15 दिनों के अंदर आप रीजॉइंडर फाइल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट, रीजॉइंडर कितने दिनों में होगा? अब इसके बाद आएगा 5वां स्टेप, विच इज हियरिंग। क्या है? हियरिंग। यहां से हियरिंग चालू होएगी, जिसको हम बोलते हैं डेट ऑफ हियरिंग। अब रेंट ट्रिब्यूनल डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेगा। डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेगा। डेट ऑफ हियरिंग कौन सी होगी? विद इन 90 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। ध्यान देना यहां पर 90 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, मतलब नोटिस सर्व, रिप्लाई की नहीं, रीजॉइंडर की बात नहीं कर रहा, जो नोटिस सर्व हुआ था, ये जो नोटिस सर्व हुआ था, इस नोटिस सर्व होने के 90 दिन के अंदर अंदर, अभी बताता हूं इसके अंदर, अभी इसके अंदर बताता हूं, नोटिस सर्व होने के 90 दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ हियरिंग कौन से चालू होगी? नोटिस सर्व होने के 90 डेज। तो ध्यान देना इस पूरी बात को, विद इन 90 डेज ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस डेट ऑफ हियरिंग को आप चालू करो, मतलब हियरिंग चालू करोगे आप। ये हो गया हियरिंग। उसके बाद है, सॉरी हियरिंग को लेकर कुछ एक बातें होती हैं कि जो केस चलेगा वो समरी मैनर में चलता है। जो लोग जानते हैं समरी मैनर, अच्छी बात है, नहीं जानते उनको बता देता हूं कि कोई लंबा प्रोसीजर नहीं होगा, लंबा प्रोसीजर नहीं होगा। एक बार एक पार्टी को बुलाया, उसकी सारी बात सुनी, दूसरी पार्टी को बुलाया, दूसरे की सारी बात सुनी, बात खत्म। एक बारी में सबको बोल दिया जाता है कि तुमने जितनी बातें बोलनी है, जितने एविडेंस देने दे दो। दूसरे को बोल दिया जाता है जितनी बातें बोलनी है, जितने एविडेंस देने दे दो। फिर उसके बाद जो ट्रिब्यूनल होती है, जो अथॉरिटी होती है, दोनों की बातें देखती है और फैसला सुना देती है। कोर्ट की तरह नहीं कि प्रोसीजर चल रहा है कि तुम आओ, बात बताओ, फिर तुम बताओ, फिर उसको कह रहे अच्छा इसने तो ऐसी बात बोली है, तुम बताओ, फिर वो एविडेंस नहीं। एक बार तुमको मौका, एक बार तुमको मौका, जिसने जो बातें एक बार में सारी बात बता दी, फिर डिसीजन। उसको हम बोलते हैं समरी मैनर। तो हियरिंग किस मैनर में होगी? समरी मैनर। और ये सब जगह लगेगी। आपसे कहीं भी पूछ लिया जाए कि रेंट एक्ट के अंदर जो प्रक्रिया फॉलो होती है उसमें कौन सी प्रोसीजर होती है, कौन सा मैनर ऑफ प्रोसीजर? समरी मैनर। समरी मैनर में हियरिंग ऑफ डेट होगी और हियरिंग के बाद आपका होगा स्टेप 6, जिसको आप बोल सकते हो फाइनल ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं, आपके बेयर एक्ट में बोला गया डिस्पोजल। डिस्पोजल कि भाई कितने दिनों में खत्म करना है। तो डिस्पोजल होगा विद इन 30, 15, 90, 150, विद इन 150 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। नोटिस सर्व होने के 150 दिनों के अंदर अंदर आपको मामले को खत्म करना है। ये हुआ प्रोसीजर। अब एक बार ध्यान दे देना, आपको प्रोसीजर को लेकर कोई भी डाउट कुछ भी रहे फिर पूछ लेना। नोटिस हो गया, रिप्लाई हो गया, रीजॉइंडर हो गया, हियरिंग हो गया, डिस्पोजल हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, एक बार इसको समअप कर देता हूं, फिर आपका कोई भी डाउट कुछ भी रहे अपने से जो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। कौन सा सेक्शन बात करता है? प्रोसीजर एज टू रिवीजन ऑफ रेंट। प्रोसीजर मतलब कि अगर केस फाइल होता है रिवीजन ऑफ रेंट को लेकर तो क्या प्रक्रिया होगी, सेक्शन 40। तो उसके बाद आते हैं दूसरा प्री को लेकर कि भाई रिवीजन ऑफ रेंट को लेकर जो केस है वो कितने दिनों में खत्म होना चाहिए? 150 दिन। रिवीजन ऑफ रेंट को लेकर अगर कोर्ट ट्रिब्यूनल अगर नोटिस इश्यू करती है तो कितने दिनों का समय देगी? 30 दिन। डेट ऑफ हियरिंग जो है वो कितने दिनों में होनी चाहिए? 90 दिनों के अंदर अंदर। रिवीजन ऑफ रेंट का सेक्शन क्या है? सेक्शन 6 और 7। पेटिशन अंडर सेक्शन 6 या 7 कहां फाइल होगी? रेंट ट्रिब्यूनल में। कौन फाइल करेगा? लैंडलॉर्ड। तो ये कुछ एक प्री के क्वेश्चन है। अब आ जाइए मेंस का क्वेश्चन कि भाई प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर मतलब अगर पेटिशन फाइल होती है तो क्या प्रक्रिया फॉलो की जाती है? तो ध्यान देना, प्रक्रिया के जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स ये रहे, जो हर जगह सेम रहेंगे
कि पहले पेटिशन फाइल होगा, पेटिशन को लेकर ये बातें ध्यान रख लेना, पेटिशन कौन फाइल करेगा, लैंडलॉर्ड किसको फाइल करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल को। पेटिशन के साथ वो क्या, पेटिशन एफिडेविट पे होगी, जो पेटिशन फाइल करेगा वो एफिडेविट पे होगी, और पेटिशन के साथ उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब पेश कर देगा। दूसरा क्या है, पेटिशन फाइल होते ही रेंट ट्रिब्यूनल सामने वाली ऑपोजिट पार्टी को नोटिस इश्यू करेगा। वो नोटिस कैसे सर्व होगा, प्रोसेस सर्वर या फिर आपका दूसरा क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट। नोटिस जब सर्व होगा तो उसको क्या कहा जाएगा कि भैया आपको एक टाइम दिया जाता है, उस समय में आके जवाब दीजिए। कितना टाइम दिया जाएगा, 30 दिन। फिर नोटिस के बाद रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई कैसे फाइल करेगी ऑपोजिट पार्टी, एफिडेविट पे, कितने दिनों में, 30 दिनों के अंदर अंदर। फिर आएगा रीजॉइंडर कितने दिनों में, 15 दिनों के अंदर अंदर। फिर उसके बाद हियरिंग चालू हो जाएगी, केस की हियरिंग चालू होगी। कौन करेगा, ट्रिब्यूनल। हियरिंग जो चालू होगी कितने दिनों में चालू होनी चाहिए, 90 दिनों के अंदर अंदर, और मामला खत्म कितने दिनों में होना चाहिए, 150 दिनों के अंदर अंदर। ये है आपका सेक्शन 14, 30, 15, 90, 150, जिसमें स्टेप कहां से चालू होता है, 30 दिन, नोटिस से। नोटिस, रिप्लाई, रीजॉइंडर, डेट ऑफ हियरिंग और डिस्पोजल। कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर कि भैया रेंट ट्रिब्यूनल में अगर रिवीजन ऑफ रेंट का केस फाइल होता है तो कितने दिनों में खत्म होना चाहिए, कैसे इसकी प्रक्रिया चलती है। हाँ जी, हाँ अब देखो ऐसा है नीतू जी, ये जो दिनों वाली कहानी होती है ना, ये सिर्फ किताबों में है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। आप में से कई लोग हैं जो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिकल कनेक्टेड है, तो आप लोग भी देखते हो भी ये दिनने वाली बात है ना, सिर्फ किताबों में रह गई है, कोई नहीं फॉलो, और हो भी नहीं सकती फॉलो यार, क्योंकि कानून कहीं भी अगर दिन बोलता है तो हर चीज का अपवाद है। वो कह सकता है साहब मेरे घर पे कोई मर गया इसलिए मैं नहीं जवाब दे पाया, मेरे कोई दिक्कत आ गई, कोई समस्या आ गई, मैं खुद बीमार पड़ा हूँ, बेड पे पड़ा हूँ, कहाँ से जवाब दे दूं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो बेड पे पड़ा हूँ, दवाइयां चल रही है, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, कुछ भी हो सकता है। तो ये दिनों वाली बातें सिर्फ किताबों में है, हम भी इसको किताबों की तरह ही पढ़ते हैं। जब आप जज बन जाओगे, आप जब मान लीजिए अगर आपको कभी ट्रिब्यूनल का अधिकारी बना दिया, तो आप भी देखोगे यार दिन विन कहीं नहीं फॉलो होते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी केस खत्म होते हैं, 150 दिनों में केस चलते हैं, साल साल 2-2 साल आराम से केस चलते हैं। ठीक है, तो दिन सिर्फ अपने किताबों के हिसाब से पढ़ते हैं, तो इसलिए इनको यहीं पर पढ़ो और यहीं पर छोड़ देना। जैसे अपने पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ेंगे, उसमें अपने एक बात पढ़ेंगे कि ना नोटिस ना 2 दिन में सर्व करना है। 2 दिन में नोटिस सर्व होता है क्या, नहीं होता। 3 दिन के अंदर अंदर उसको पेश होना होगा, कहाँ इतना समय दिया जाता है, अच्छा खासा समय मिलता है। ठीक है, चलो अब आते हैं अगला टॉपिक। देखो यार ऐसा है, ये जो प्रोसीजर वाली स्टेप है ना, ये सारे ऐसे ही है। मैं आपको कुछ भी बोलूं कि अरे ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सब ऐसे ही है, और आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि प्रोसीजर में क्या है, कितने दिन है, कितने स्टेप है। स्टेप सारों के सेम है, मतलब मैं आपको ये बोलूं भाई इसमें कुछ चेंज है, चेंज नहीं है, दिनों का चेंज आएगा, बाकी सारी बातें सेम होंगी, जो है वो भी बात कर लेते हैं। तो रिवीजन ऑफ रेंट के बाद आपका अगला स्टेप जो आता है, मतलब अगला जो प्रोसीजर है, 2 हो गए, 3 आ जाइए। एविक्शन ऑफ टेनेंट। एविक्शन ऑफ टेनेंट, इसका प्रोसीजर कौन से सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 15। सेक्शन 15 में इसकी प्रक्रिया बताई गई है। यहां भी हम यही पढ़ेंगे प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया में लिख देता हूं 30 45 30 30 15 30 180 240। ठीक है, एक मिनट यार, हेलो। यस, सॉरी, हाँ एक्चुअली मतलब किसी एक दूसरे नंबर पे फोन था, तो वो नंबर इसलिए दिया हुआ आजकल की, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमारे एरिया के अंदर, तो मुझे लगा कोई ऐसा कोई केस ना हो ना, सॉरी। चलो
एविक्शन ऑफ टेनेंट को लेकर कहानी जो अपना जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है। सेम, पहले पिटीशन फाइल होगी। पिटीशन में वही बातें जो अपने पहले पढ़ी है। पिटीशन कैसे, यहां मैं आपको पूरी बात नहीं लिखूंगा, आप ध्यान रखना। पिटीशन कैसे, ऑन एफिडेविट। पिटीशन कौन फाइल करेगा, एविक्शन ऑफ टेनेंट के लिए कौन आएगा, लैंडलॉर्ड। पिटीशन किसको फाइल होएगी, रेंट ट्रिब्यूनल को। यही बात है कि पिटीशन एफिडेविट पे, ये सब बातें खत्म। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा नोटिस। नोटिस, नोटिस को लेकर नोटिस कैसे सर्व होगा, दो तरीके जो है वो ध्यान रखना। नोटिस के अंदर क्या बोला जाएगा कि भैया रिप्लाई दो, कितने दिन दिए जाएंगे, नोटिस पिटीशन नोटिस, नोटिस के बाद आ गया रिप्लाई। रिप्लाई को लेकर भी बातें ये है कि रिप्लाई कैसे देगा, एफिडेविट पे देगा, रिप्लाई कौन देगा और रिप्लाई कितने दिनों में देगा। यहां भी यही बातें हैं, ध्यान देना। अब इसको बता देता हूं, पिटीशन एफिडेविट पे होगा। एफिडेविट पे कौन फाइल करेगा पिटीशन, लैंडलॉर्ड। किसको, रेंट ट्रिब्यूनल को। पिटीशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है, पहला स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 2, नोटिस। नोटिस कैसे सर्व होगा, सेम बातें वही दो, रजिस्टर्ड डाक या प्रोसेस सर्वर। नोटिस के अंदर उसको बोला जाएगा कि जवाब दो, कितने दिन दिए जाएंगे, 30 दिन, की 30 दिनों में जवाब दो आप। फिर उसके बाद रिप्लाई आएगा, रिप्लाई कौन देगा, टेनेंट। कैसे देगा, एफिडेविट पर देगा। रिप्लाई कितने दिनों में देगा, 45 दिनों। अब आप खुद सोच के देखो, लिखने वाले भी खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि भैया नोटिस में तो कहा जाएगा 30 दिनों में जवाब दो, पर जो ये जिसको नोटिस आएगा ना वो 45 दिनों में जवाब दे सकता है अपने आराम से। पढ़ लो, बैरक पढ़ लो, अगर ऐसी बातें लिखी हुई है ऐसी बात। अब सोच के देखो भाई, एक तरफ तो आप बोल रहे हो 30 दिनों का समय दिया जाएगा, एक तरफ आप बोल रहे हो उसको कह रहे हो कोई बात नहीं 45 दिनों में आराम से जवाब दे देना। खुद ही 30 दिन बोल रहे हो, खुद ही 45 बोल रहे हो। तो ये जो दिनों वाली बात है ना, सब किताबों में है बस। 45 दिनों में जवाब आ गया। उसके बाद रीजॉइंडर। रीजॉइंडर रीजॉइंडर एक तरह से रिप्लाई। रीजॉइंडर को लेकर क्या है, रीजॉइंडर कौन फाइल करेगा, रीजॉइंडर कितने दिनों में। रीजॉइंडर कितने दिनों में, 30 दिनों में। कौन, जिसने पिटीशन फाइल की है, जिसको हम बोल सकते हैं लैंडलॉर्ड। फिर पांचवा स्टेप, हियरिंग। क्या है, हियरिंग। फिर उसके बाद डेट ऑफ हियरिंग फिक्स होएगी। डेट ऑफ हियरिंग फिक्स होगी, कितने दिनों में फिक्स होगी ये, यहां पर कितना है, 30, 45, 30, 180 दिन। नोटिस सर्व होने के 180 दिनों के अंदर अंदर आप डेट ऑफ हियरिंग चालू कर दोगे। एंड देन उसके बाद डिस्पोजल, मामला कितने दिनों में खत्म करोगे। डिस्पोजल, मामला कितने दिनों में खत्म करोगे आप, 240 दिन। 240 दिनों में। हियरिंग कैसे होगी, समरी मैनर में होगी। समरी मैनर में होगी, जो नॉर्मल है कि अपने ने हर जगह यही बात बोली, हियरिंग कैसे होगी, हियरिंग समरी तरीके से होगी, समरी मैनर में हियरिंग होगी। उसके बाद उसको ऑर्डर कर दिया जाएगा। अगर लगता है कि इसको एविक्ट किया जाना चाहिए तो ऑर्डर कर दिया जाएगा, भैया खाली करो। क्या करो, खाली करो। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का इसके अंदर बातें यही हैं। मैं आपका सिर्फ समय खराब करूं कि भाई आपको लगाऊं एक ही बात, वो जो पिछली अपने सेम टू सेम बातें, बस दिन बदलेगा। सेम टू सेम बातें और दिन बदलेगा। तो इससे अच्छा तो अपने उस चीज पे ध्यान रखें, भाई याद कैसे करना है, कंफ्यूजन ना हो, अपने उस पर फोकस करेंगे। ठीक है। अब इसमें ना एक छोटी सी बात है जो मैं आपको अगला टॉपिक खत्म करने के बाद बता दूंगा। अब आ जाइए आपका चौथा पॉइंट, सॉरी चौथा प्रोसीजर। अगर पेटिशन है अंडर सेक्शन 10 मतलब इमीडिएट पोजेशन, कि साहब उसको बोलो इमीडिएट खाली करे, उसमें क्या होगा सर, उसमें भी वही सारी कहानी सेम है कि पहले पेटिशन फाइल होगी। पेटिशन, अच्छा इसमें दिन लिख देता हूं पहले, 30, 15, 30, 90, 150। 30, 15, 30, 90, 150। ये कैसे याद करना है ये सब बता दूंगा आपको मैं। पेटिशन कौन करेगा, पेटिशन कैसे करेगा, पेटिशन में दिन कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है नोटिस, कि जवाब दो। नोटिस कैसे सर्व होगा, सेम बातें हैं। नोटिस, अच्छा पेटिशन कौन, कैसे, किसको।
नोटिस कैसे होगा, नोटिस के अंदर आप उसको बोलोगे जवाब दो, रिप्लाई कितने दिनों में, डेज कितने दोगे, और नोटिस कैसे सर्व होगा और नोटिस किसको सर्व होगा। तो यहां पर दिन कितने दिए जाएंगे, 30 दिन। कितने दिन दिए जाएंगे, 30 दिन। फिर आ जाइए रिप्लाई, उसको बोला जाएगा कि भैया रिप्लाई दो। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है ना, ध्यान दे देना, अगर कुछ गलत हो तो बता देना। ठीक है, अगर कुछ भी गलत हो तो बता देना। रिप्लाई हो जाएगा, रिप्लाई को लेकर भी है कि भाई रिप्लाई कैसे देगा, एफिडेविट पे देगा, रिप्लाई कितने दिनों में देगा, तो उसको कितने दिन है, 15 दिन। 15 दिन, कुछ गलत हो तो बता देना। ठीक, 15 दिन में रिप्लाई देना होगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए रीजॉइंडर। एक मिनट, 30 15 30 नहीं नहीं सॉरी, वही सॉरी उल्टा कैसे लिख दिया, 30 30 15 90, रीजॉइंडर में कम है। 30 30 15 90, पहले तो 30 30 15 ही है ना, पहले 30 15 30 तो नहीं कर दिया। सही है, ठीक है। ठीक है, अब आ जाइए कि भाई रिप्लाई कितने दिनों में, 30 दिनों में। एक बार मैं इसको लिख दूं, रीजॉइंडर कितने दिनों में, 15 दिनों में। एक बार इसको फटाफट करा देता हूं वरना आप लोग बोर हो जाओगे। 30 30 15, हियरिंग कितने दिनों में, 90 दिनों में। और मामला खत्म कितने दिनों में होगा, मामला खत्म होगा 150 दिनों में, 150 दिनों में। अब ध्यान दे देना, प्रोसीजर में आपको जो बातें बतानी थी, जो जो थ्योरी थी वो बता चुका हूं, स्टेप ध्यान रख लेना ये। अब जो टेबल ध्यान रखनी है, कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, पूछ लेना। आपका सेक्शन 11 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, और उसके अलावा स्टेप कितने हैं, 6 1 2 3 4 5 6 7 6 हो गए ना। पिटीशन, नोटिस, रिप्लाई, रीजॉइंडर, डेट ऑफ हियरिंग, डिस्पोजल, 6। और कितने हैं, 1 2 3 4 12 13 14, 12 14 15 16। आ जाओ भैया, ध्यान देना, कोई भी डाउट कुछ भी रहे पूछ लेना। अब ध्यान दे देना, अभी तक तो चलो ठीक है, बातें सेम चल रही थी। सबसे पहली चीज, कौन से सेक्शन की अपने बात कर रहे हैं, सेक्शन 12, सेक्शन 14, सेक्शन 15 और सेक्शन 16। ये सेक्शन है। केस कौन कौन से अपने को पता है, कौन कौन सा है। 12 में क्या है, टेनेंट का एविक्शन, टेनेंट को अगर निकाला है तो। 14 में क्या है, रिवीजन ऑफ रेंट, रिवीजन ऑफ रेंट। 15 में क्या है, सेक्शन 9 का अगर केस है। 16 में क्या है, सेक्शन 10 का अगर केस है। अब आ जाइए, यहां पर अपने लिए कहानी क्या है, पिटीशन कितने दिनों में फाइल होगी, ये अपने ध्यान रखेंगे। नोटिस इश्यू होगा तो कितने दिन दिए जाएंगे, रिप्लाई कितने दिनों में होगा, रीजॉइंडर कितने दिनों में होगा, हियरिंग कितने दिनों में चालू होगी, और एक्स्ट्रा कहां से, एक मिनट। नोटिस, रिप्लाई, rejoinder, hearing, डिस्पोजल। अब ध्यान दे देना भाई, अभी तक तो बातें सेम चल रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने नहीं भी वहां ध्यान दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अब ध्यान दे लो। आप लोग का ये जो टॉपिक है, जो टॉपिक आपको तंग कर सकता है, इजीली हो जाएगा। अब ध्यान दे देना, यस, अब ध्यान दे देना। अपना जो है टॉपिक किस चीज का है, प्रोसीजर को लेकर,
कि भाई जो ये अपने केस पढ़ रहे हैं इनमें जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या क्या है। तो अपने केस पढ़ कौन कौन से हैं, पहले तो ये ध्यान रखो 4 केस है। अगर टेनेंट को इलीगली निकाल दिया जाता है, सेक्शन 12 का प्रोसीजर है। दूसरा, रिवीजन ऑफ रेंट का प्रोसीजर है। तीसरा, उसके बाद है आपका एविक्शन ऑफ टेनेंट सेक्शन 9, और चौथा है आपका सेक्शन 16 सेक्शन 10 का केस। स्टेप सब में सेम है कि पहले पिटीशन, नोटिस, रिप्लाई, रीजॉइंडर, उन सब में अपने पढ़ चुके हैं, कैसे, कौन, किसको, ये सब कहानी। अपने को कंफ्यूजन किस में हो सकता है, दिनों के अंदर। तो ध्यान रख लेना, दिनों के लिए अपने पास ये टेबल है। सेक्शन 20 के केस के अंदर सिंपल सी कहानी है, 21, 10, 7, 15, 90। क्या है, 30, 21, 10, 7, 15, 90। 30 दिनों में पिटीशन, 21 दिन नोटिस के अंदर कहा जाएगा 21 दिनों में जवाब दो, 10 दिनों में जवाब देना होगा, 7 दिनों में रीजॉइंडर के 15 दिनों के अंदर अंदर हियरिंग, और नोटिस सर्व होने के 90 दिनों के अंदर अंदर मामला खत्म होना चाहिए। बात खत्म। अब आ जाइए 30, 15, 90, सॉरी पिटीशन के दिन नहीं है, 30, 15, 90, 150। जो आपका रिवीजन ऑफ रेंट वाला केस है, इसमें पिटीशन की कोई टाइम लिमिट, पिटीशन जब करोगे तभी मामला। 30 दिनों में नोटिस इश्यू होगा, जिसमें कहा जाएगा 30 दिनों में जवाब दो, 30 दिनों में जवाब देना होगा, 15 दिनों में रीजॉइंडर, 90 दिन के अंदर अंदर हियरिंग चालू करनी होगी, 150 दिनों में मामला खत्म होगा। सेक्शन 14 और सेक्शन 16 की जो टाइम लिमिट है वो सेम है। यहां भी 30 है, 15 है, 90 है, 150 है, टाइम लिमिट सेम है। तो मेन आपको टाइम लिमिट 1, 2 और 30 थी, ये याद करनी है। 30, 45, 30, 180, 240। कि अगर सेक्शन 9 का केस है तो कितने दिनों में नोटिस इश्यू होगा, 30 दिनों का टाइम दिया जाएगा, 45 दिनों में जवाब, 30 दिनों में रीजॉइंडर, 180 दिनों में डेट ऑफ हियरिंग चालू होगी, 240 दिनों में मामला खत्म। ये याद रखना है, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। प्रोसीजर अगर पढ़ने हैं, प्रोसीजर अगर याद करने हैं, तो ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। अब ध्यान दे दो, अपने जो अभी का टॉपिक पढ़ा है प्रोसीजर, जो पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया, हालांकि इसमें पढ़ने लायक इतना नहीं है, आपको कंफ्यूजन सिर्फ दिनों की हो सकती है, और ये दिन प्री में पूछे जाते हैं। हालांकि प्री में जो दिन पूछे जाते हैं वो ये वाले पूछे जाते हैं, ज्यादातर ये वाले, कि सेक्शन 9 का केस होगा तो मामला कितने दिनों में खत्म होना चाहिए, 10 का केस होगा तो मामला कितने दिनों में खत्म होना चाहिए, सेक्शन 12 में अगर पिटीशन आती है तो मामला कितने दिनों में खत्म होना चाहिए, रिवीजन ऑफ रेंट का केस है तो मामला कितने, ज्यादातर ये पूछे जाते हैं डिस्पोजल के। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है बस कि अगर सेक्शन 11 या फिर टेनेंट को इलीगली निकाला गया तो पिटीशन कितने दिनों में। ये जो है ना, ये प्री में बहुत अभी तक नहीं पूछे गए हैं, या तो डिस्पोजल या ये, पर अपने को याद करने हैं क्योंकि प्रोसीजर का क्वेश्चन आया हुआ है। दैट मीन्स एग्जामिनर के लिए ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है, प्रोसीजर। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह से प्रोसीजर को लेकर, प्रोसीजर को याद करने को कैसे याद करोगे कि भाई प्रोसीजर है कौन कौन से, 4 प्रोसीजर है, 4 है। सेक्शन 12 वाला इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट, 14 वाला रिवीजन ऑफ रेंट, 15 सेक्शन 9 एविक्शन ऑफ टेनेंट, और 16 सेक्शन 10 इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजीशन। प्रोसीजर के अंदर कितने स्टेप है, 6 स्टेप है मेजर, पिटीशन, नोटिस, रिप्लाई, रीजॉइंडर, हियरिंग, डिस्पोजल। दिन कितने हैं, ऐसे दिन याद करोगे, पहले ऐसे याद कर लेना सेक्शन नंबर क्या है, स्टेप कितने हैं और दिन कितने हैं, कि भाई 30, 21, 10, 7, 15, 90, 30, 30, 15, 30, 30, 15, 90, 150, 30, 45, 30, 180, 200, ऐसे करके याद कर लेना। फिर उसके बाद उसकी पूरी कहानी कि पिटीशन है तो क्या है, फिर उन सबको एड ऑन करके अपना कंसेप्ट याद कर लेना। ठीक है, यस। अब बताओ कोई भी डाउट कुछ भी इस टॉपिक को लेकर, कोई भी डाउट कुछ भी इस टॉपिक को लेकर। और इसको क्या नाम है, इसको लेकर वो मत करना, टेंशन मत लेना, ये पीडीएफ ये वो, वैसे तो ग्रुप पे भी मैंने एक बार इसके नोट्स शेयर किए हैं, बट मैं आपको ये वाला जो टेबल है दोबारा भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपकी जो ये जैसे नॉर्मली क्लास खत्म होती है तो आपकी क्लास पीडीएफ शेयर होती है ना, वैसे ये शेयर हो जाएगी, तो इसको आप देख लेना। यस, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह को तो आप पूछ सकते हो। कल आपकी एक क्लास होगी, मंडे को एक क्लास होगी, बस उसमें आपके ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी।
यस, बाकी लोग क्या समझ नहीं आया या बहुत ज्यादा समझ आ गया कि कोई डाउट नहीं है? कोर्ट फीस की टेबल शेयर कर दो। कोर्ट फीस में एक्चुअली क्या था दिनेश जी, कोर्ट फीस के क्वेश्चन कोर्ट फीस के टेबल आते नहीं है, मतलब ये जो आपका राजस्थान कोर्ट फीस है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, वो ज्यादातर कंसेप्ट में से पूछते हैं, क्योंकि कोर्ट फीस की टेबल बहुत वाइड टेबल है। तो आप कंसेप्ट एक बार कर लो, फिर टेबल जब अपना कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा ना, फिर अपने टेबल भी कर लेंगे। तो इसलिए एक बार कोर्ट फीस की टेबल को लेकर अपने थोड़ा आपको रख रहे हैं कि भाई इसकी इतनी जरूरत नहीं है, अभी एक बार इस पर रुक जाओ। कोर्ट राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट एक बार अच्छे, मतलब जो सेक्शन वाला एरिया वो अच्छे से कर लो, ठीक है। इस एक्ट के अंदर अलग से कोर्ट फीस बताएगी, वो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 28 है शायद कोर्ट फीस को लेकर, वो इंपॉर्टेंट है। जो भी है एग्जैक्ट नंबर तो मुझे अभी नहीं याद, शायद 28 होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा आप लोग के लिए अजीब सा हो गया है, आप लोग इसको पढ़ लो। और शाम की अब आपकी 4:30 वाली क्लास नहीं है, मैं मैसेज करवा देता हूँ ग्रुप पे, 4:30 वाली क्लास आज की नहीं है, ठीक है। कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे तो आप पूछ लेना। अभी तक आप लोग के पास बहुत अच्छा समय है, अगर आप लोग को पढ़ना है तो बता देना, अपने क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर को लेकर टॉपिक कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों के लिए टाइम है, आप लोग के पास, चीजें अच्छे से कर लो। दोबारा बोलूंगा, जितने भी राजस्थान जुडिशरी के माइनर लोकल लॉज हैं, नए पुराने दोनों, हिंदी इंग्लिश, ये अच्छे से कर लो, प्री क्लियर है। फिर उसके बाद आप मेंस की तैयारी चालू कर सकते हो। अगर आपके माइनर लॉज बहुत अच्छे हो चुके हैं, हिंदी इंग्लिश आप कर चुके हो, फिर आप चाहे साथ में मेंस की तैयारी चालू कर लो, क्योंकि प्री आपका क्लियर है। हाँ जी, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। अब अपनी क्लास खत्म है। चलो ठीक है, करवाई देते हैं। वैसे 4:30 बजे आपकी जो है क्लास होती है, आधा घंटा और दे दो, ठीक है। अब आ जाओ, ज्यादा नहीं आपको तंग करूंगा, बहुत सिंपल रखूंगा। अब हमारा टॉपिक वैसे भी सिंपल है, प्रोसीजर अपने पढ़ चुके हैं, अब अपने लिए दो चीजें पढ़नी है। सीपीसी की रिवीजन क्लास करवा देंगे। सीपीसी की रिवीजन देखो, ये मेजर लॉ है ना, मेजर लॉ की आपकी रिवीजन क्लास चालू होगी जून में, मतलब मेजर लॉज, क्योंकि इस महीने में हमारा टारगेट है कि अपने माइनर लॉज, जितने भी माइनर लॉज हैं जो पुराने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश, ये खत्म कर दें, ताकि माइनर वाला और हिंदी इंग्लिश वाला ग्रुप खत्म हो जाए। फिर मेजर लॉज, क्योंकि मेजर लॉज में जो आपकी रिवीजन की क्लास होगी वो होगी जैसे नॉर्मली समरी फॉर्म में वैसे होगी। तो जून में आपकी रिवीजन क्लास चालू हो जाएगी। चलो अब एक बार ध्यान देना, ठीक है। दो टॉपिक है अपने लिए, दो क्वेश्चन है जो अपने से कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं, डेट ऑफ हियरिंग इन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ध्यान देना, किसकी बात कर रहा है ये। अब पहली बात तो ऑब्वियस, ये अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की बात करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सर डेट ऑफ हियरिंग इन रेंट ट्रिब्यूनल तो ये आ गया ना। आपसे वो पूछे कि भाई रेंट ट्रिब्यूनल डेट ऑफ हियरिंग कब फिक्स करता है, तो वो तो सर ये मेरे पास केस है, मान लो मैं ऐसी नॉर्मल बात करूं, रेंट ट्रिब्यूनल मींस गौरव, गौरव के पास केस आता है, वो डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करता है कि मेरे पास जो केस चल रहा है आप कब आओगे। तो वो तो सर अब पढ़ चुके हैं ना, कि रेंट ट्रिब्यूनल में अगर केस होता है और रेंट ट्रिब्यूनल उस केस की हियरिंग कब चालू करेगा, वो तो ये रही सर, ये यहां पर जो है, जिसको आप डेट ऑफ हियरिंग बोल सकते, सॉरी डेट ऑफ हियरिंग बोल सकते हो, डेट ऑफ अपीयरेंस होता है एक, सॉरी, ठीक है, डेट ऑफ अपीयरेंस होता है इन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ध्यान देना इन टॉपिक्स पे, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और ये प्री में आपको तंग कर सकती है, इसलिए ध्यान देना। डेट ऑफ हियरिंग इन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, डेट ऑफ अपीयरेंस इन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, जो ऑर्डर पास किए जाते हैं ना रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा, ऑर्डर जो पास किए जाते हैं रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा, उनकी एग्जीक्यूशन कैसे हो सकती है। भाई ऑर्डर का एग्जीक्यूशन भी तो होगा ना, एग्जीक्यूशन कैसे हो सकती है जो ऑर्डर पास किए जाते हैं। मैसने प्रॉफिट का एक कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है, तो ध्यान देना। इसको चाहे तो आप मिसलेनियस नाम दे दो, आप इसको जो आपकी इच्छा लगे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपकी इच्छा लगे आप वो नाम दे दो। अब
अथॉरिटी अपने पढ़ चुके हैं, अथॉरिटी की पावर्स पढ़ चुके हैं, अथॉरिटी के प्रोसीजर पढ़ चुके हैं। प्रोसीजर मतलब एक तो जनरल प्रोसीजर, एक जो उनके पास केसेस आते हैं उनके क्या प्रोसीजर है। अब अथॉरिटी को लेकर कुछ छोटी मोटी बातें हैं। क्या क्या है कि भाई अगर रेंट ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर पास करती है तब वो क्या क्या चीजें फॉलो करती है। मान लो उन्होंने फाइनल ऑर्डर पास कर दिया, तो फाइनल ऑर्डर जब वो पास करते हैं तो एक दो चीजें होती हैं। एक, अगर जो ऑर्डर पास करते हैं उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, लागू करवाया जा रहा है, तो कैसे लागू होगा ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि भाई कल को आप भी तो रेंट ट्रिब्यूनल के ऑफिसर बनोगे, तो कैसे लागू हो सकता है आपका ऑर्डर। एक दूसरा कंसेप्ट जो एक मतलब कह सकते हो मैंडेटरी प्रोविजन है कि रेंट ट्रिब्यूनल जब भी ऑर्डर करता है ना, जब भी वो ऑर्डर पास करता है, वो हमेशा ऑर्डर जब भी पास करा तुरंत अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर अपीयर होने की भी डेट फिक्स करता है। वो कहता है भाई मेरे क्यों रेंट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करता है उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हो। हमने अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल वाले सेक्शन 19 में क्या बोला था कि भाई रेंट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगा उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। तो यहां पर एक कहानी बनती है कि क्योंकि आप अपील में जा सकते हो, अपील आपका अधिकार है, तो राजस्थान रेंट एक्ट में क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया चीजों को। इन्होंने कहा कि भैया आपका अधिकार है, तो रेंट ट्रिब्यूनल को कह दिया कि तुम ना डेट ऑफ अपीयरेंस फिक्स करोगे। तुम ऑर्डर पास कर रहे हो, जिस दिन ऑर्डर पास कर रहे हो उसी दिन ही ऑर्डर के साथ ही तुम ये भी बोल दोगे कि अगर तुमको अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जाना है तो इतनी तारीख को चले जाना, डेट ऑफ अपीयरेंस जिसको हम बोलते हैं। फिर उसी के साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में अगर मामला आता है तो वो हियरिंग कितने दिनों में चालू करेंगे। ये अपने दो बातें पढ़ेंगे। तो ये कुछ एक छोटी मोटी सी बातें तो दोबारा बता देता हूं, ध्यान दे देना। पहला, रेंट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगा वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। दूसरा, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर डेट फिक्स करने की पावर है किसके पास, रेंट ट्रिब्यूनल के पास। रेंट ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि वो जब भी फाइनल ऑर्डर पास करता है, मतलब केस का फाइनल ऑर्डर जैसे डिसीजन होता है, डिसीजन पास करता है, तो वो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर अपीयर होने की भी तारीख फिक्स कर देता है कि अगर तुम अपील में जाते हो तो इतनी तारीख को चले जाना। फिर उसके बाद डेट ऑफ हियरिंग भी हम पढ़ेंगे कि अगर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में अपील आती है तो वो हियरिंग कितने दिनों में चालू होनी। ये प्री के क्वेश्चन है, मेंस में नहीं आते। देन मेसने प्रॉफिट। मेसने प्रॉफिट क्या है सर? मेसने प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि अगर एक ना, चलो कोई बात नहीं, अभी कर देंगे कि ना किराएदार जो है ना उसको एक समय दिया जाता है। मान लीजिए किराएदार को कहा कि तुम जगह खाली करो, तो उसको एक समय दिया जाता है। अगर वो उस समय तक जगह नहीं खाली करता ना, फिर उसके बाद उसको मेसने प्रॉफिट पे करना पड़ता है। मेसने प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनलॉफुल पोसेशन। अब वो प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि भाई तुमको एक्चुअल प्रॉफिट हो, तुम अगर अनलॉफुल पोजेशन है जिसकी वजह से तुम किसी का नुकसान कर रहे हो तो वो भी मेसने प्रॉफिट है। किराएदार को कहा था 1 मई तक घर खाली कर देना, उसने नहीं खाली किया, लैंडलॉर्ड का तो नुकसान हो रहा है ना। वो अगर किसी और को किराए पर दे देता है 1 मई से तो उसको तो किराया आने लगता, तो उसका तो नुकसान होता है। ये है मेसने प्रॉफिट। तो अब ध्यान देना, ये वो टॉपिक है जो आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं, इसको सिर्फ उसी हिसाब से पढ़ना, इतना पढ़ना और कुछ नहीं देखना। ये वो टॉपिक हैं जो आपसे मेंस में भी पूछे जा सकते हैं और आपसे प्री में भी पूछे जा सकते हैं कि भैया कौन सा सेक्शन मेसने प्रॉफिट की बात करता है, सेक्शन 20। कौन सा सेक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के बारे में बात करता है, सेक्शन 20। डेट ऑफ हियरिंग के बारे में कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 17। डेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में कौन सा सेक्शन है, सॉरी डेट ऑफ हियरिंग का है सेक्शन 19 की हियरिंग कितने दिनों में चालू करनी है, सेक्शन 19, सेक्शन 17। ठीक है। अब इन एक एक टॉपिक उठाएंगे, अब ये अलग अलग सब टॉपिक हैं, इनको अपने एक एक टॉपिक उठाते हैं। तो अब आते हैं जो डेट ऑफ अपीयरेंस, डेट ऑफ हियरिंग, इसको एक स्टोरी की तरह ले लेते हैं क्योंकि अपने को टॉपिक समझने से मतलब है। कहानी कुछ इस तरह से है कि रेंट ट्रिब्यूनल जब भी फाइनल ऑर्डर पास करेगा उसी के साथ वो ये ऑर्डर भी पास कर देगा जिसमें वो डेट फिक्स करेगा फॉर अपीयरेंस इन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ये नॉर्मल कहानी है कि रेंट ट्रिब्यूनल जब भी डिसीजन पास कर रहा है वो उसी डिसीजन के साथ ये भी कह देगा कि अगर आप अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जाना चाहते हो तो आप इतनी तारीख को वहां पेश हो जाना, इतनी तारीख को वहां पेश हो जाना।
डेट कितने दिनों की होनी चाहिए? मिनिमम 2 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ्स। मतलब 2 महीने से लेकर 6 महीने के बीच बीच की कोई भी तारीख रख देना। मान लीजिए आज ऑर्डर पास किया 1 मई को, मई निकाल दोगे, जून निकाल दोगे, जुलाई, 1 जुलाई से लेकर जो भी आगे का 4 महीना होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो भी टाइम होता है उसके बीच में कोई भी एक डेट रख दो। पार्टीज उस दिन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो जाएगी अगर अपील करना चाहती हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेंट ट्रिब्यूनल जिसके पास पावर है कि वो डिसीजन पास करते टाइम अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर अपीयर होने की डेट फिक्स कर सकते हैं, वो डेट कब की होनी चाहिए? ये है मिनिमम 2 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ। कौन सा सेक्शन जो है वो बात करता है पावर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल टू फिक्स डेट ऑफ अपीयरेंस इन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अब नॉर्मली अपने जैसा स्टूडेंट जो होगा, जो ऑब्वियस ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो ये सोचेगा यार अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का मामला रेंट ट्रिब्यूनल कैसे डेट फिक्स कर सकते हैं? सर इसमें होता है, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। लोअर कोर्ट थोड़ी डेट फिक्स कर सकती है कि तुम हायर कोर्ट में कब जाओगे, उनके पास थोड़ी पावर है, बट यहाँ है, यहाँ ऐसा कंसेप्ट है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सा सेक्शन ऐसी बात पावर देता है और डेट कौन सी होगी, डेट कौन सी होगी। ये आपसे एक चीज पूछी जा सकती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, फिक्सिंग ऑफ डे, मतलब पावर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल टू फिक्स डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अपीयर इन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ये एक चीज है। और इसी के साथ आप ये और पढ़ लेना कि डेट ऑफ हियरिंग इन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जो हियरिंग चालू होनी है वो कितने दिनों के अंदर अंदर चालू होनी होती है? विद इन 45 days फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। 45 दिनों के अंदर अंदर आप डेट ऑफ हियरिंग, मतलब होता क्या है, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने पार्टीज आती हैं, अगर मामला अपील में आता है पार्टी आती है, फिर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल क्या करती है, उनको एक नोटिस इशू करती है कि ठीक है हमने तुम्हारी अपील ले ली है, अब तुम्हारी हियरिंग, हम मतलब इस मामले के ऊपर हियरिंग चालू करेंगे। तो उनको नोटिस देती है। नोटिस किस चीज का, कि हियरिंग कब चालू करेंगे। पार्टीज तो आ जाती है क्योंकि डेट, अपीयरेंस की डेट रेंट ट्रिब्यूनल फिक्स कर चुका है, तो पार्टीज तो आ जाती हैं। पर ऐसा नहीं कि पार्टीज आ जाती है तो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल हियरिंग ही चालू कर देगा, नहीं। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल हो सकता है अपील आए और उसको पहली तारीख में डिसमिस कर दे। तो सेक्शन 19 कहता है कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास अगर अपील आती है, पार्टीज अपीयर होती हैं, क्यों, कब अपीयर होंगी, जो डेट रेंट ट्रिब्यूनल ने फिक्स की है, पार्टीज उस दिन आती है। तो अगर वो अपील को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो नोटिस देंगे। नोटिस किस चीज का, कि हियरिंग कब से चालू करेंगे, और हियरिंग कब से चालू करेंगे, 45 दिन, विद इन 45 डेज के। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर हियरिंग कितने दिनों में चालू होती है। तो ध्यान रखना, पार्टीज को जब अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल नोटिस इश्यू करती है उसके 45 दिनों के अंदर, 45 दिनों के अंदर अंदर हियरिंग चालू होती है। सेक्शन 19, सेक्शन 19, ये 2 चीज क्वेश्चन है जो सिर्फ प्री में आते हैं, मेंस में इनका कोई लेना देना नहीं है। ये प्री के हिसाब से आप अच्छे से पढ़ लेना। ये कुछ ऐसे दिन हैं जो आपको तंग कर सकते हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये प्री के थोड़े टॉपिक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, एग्जीक्यूशन पे। इनको लेकर कोई भी डाउट, कुछ भी, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर डेट फिक्स करेगा, वो कितने दिनों की होगी, ध्यान रखना। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल अगर पार्टीज को नोटिस इशू कर रहा है कि आपकी केस की हियरिंग चालू कर रहे हैं हम, तो वो हियरिंग कितने दिनों में चालू होगी, 45 दिन। तो ये दिन याद रखना। कोई भी डाउट कुछ भी इनको लेकर, क्योंकि ये ऐसे दिन हैं, ऐसी बातें हैं जो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो इनको अच्छे से याद करना, इनका कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना। यस, फिर अपने आगे चलते हैं, कोई भी डाउट।
ठीक है, अब अपने आते हैं टॉपिक पे। आपका एग्जीक्यूशन का टॉपिक है, जहां से प्री के तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं, वो मैं अभी बता देता हूं। जो मेंस का क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं पहले। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या है कि रेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करते हैं वो उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे लिए यहाँ क्या पढ़ना है, मोड। मोड मतलब एग्जीक्यूशन के क्या क्या तरीके हैं, एग्जीक्यूशन कितने दिनों में होता है ये ध्यान रख लेना, 45 डेज। ये प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जीक्यूशन का सेक्शन, तो प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा सेक्शन, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, सेक्शन 20। जो एग्जीक्यूशन है मतलब जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होना है वो कितने दिनों में होना चाहिए, 45 डेज के अंदर। 45 डेज मतलब एक प्रक्रिया बता देता हूं पहले, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। मान लीजिए ए वर्सेस बी रेंट ट्रिब्यूनल में गए, ठीक, सॉरी, रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया किसके फेवर में, ए के फेवर में। यहां से एक क्वेश्चन है, आप बताना, ए के फेवर में, ए के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया। अब ए इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, या हम ये बोलते हैं कि इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एप्लीकेशन कौन डाल सकता है, बताइए। इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए एप्लीकेशन कौन डाल सकता है। ऑर्डर ए के फेवर में हुआ, देखो भैया, अब एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन कौन डाल सकता है ये बताओ। ठीक है, ध्यान देना, जो सीपीसी है ना, वो तो कुछ ऐसा सा बोलती है कि भाई जिसके फेवर में ऑर्डर पास हुआ है वही एप्लीकेशन डालेगा एग्जीक्यूशन के लिए। सीपीसी की ऐसी कहानी है, पर सीपीसी हमारे यहाँ नहीं लगती है, तो ध्यान देना। सॉरी, क्या ये है, कोई भी यहाँ पर कंसेप्ट ये है। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, मुझे भी एक बार डाउट हुआ था, तो हो गए मतलब काफी टाइम पहले, तो मैंने भी ऐसे जो मतलब ये ट्रिब्यूनल में रहे हुए उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे, तो उन्होंने भी बताया मुझे जो, तो उन्होंने कहा कि यार देखो सीपीसी नहीं लगता आप, ठीक है ये सिविल केस है, मतलब जो आपका ट्रिब्यूनल रेंट का केस होता है सिविल केस है, पर सीपीसी नहीं लगता। तो सीपीसी नहीं लगता तो आप ये तो बोल नहीं सकते कि सीपीसी तो बोलता है कि जिसके फेवर में वही आएगा, ऐसा तो बात लगा नहीं सकते हो आप, तो सीपीसी तो यहाँ लगता नहीं है, तो वो वाली बात भी आप नहीं लगा सकते हो। उसके बाद उन्होंने जो वजह बोली, उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, ऑर्डर को एग्जीक्यूट जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिसके फेवर में वो वही करवाना चाहेगा, जिसके अगेंस्ट में वो भी करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑर्डर ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं से दोनों पार्टी के फेवर में होता है, चाहे थोड़ा ही हो, 10%, 1%, कहीं ना कहीं से वो एक पार्टी के थोड़ा सा फेवर में होता है। तो वहां पे अपने ये बोल दें कि यार ये जो दूसरा पार्टी है ये तो एप्लीकेशन डाल ही नहीं सकता एग्जीक्यूशन के, क्यों, क्योंकि फेवर में तो वो एक पार्टी के हुआ है। ये एक कहानी बनती है। दूसरी बात ऐसा होता है कि कानून जो, ठीक है, दूसरी बात ऐसा होता है कि भाई मान लीजिए कि रेंट, ये क्या नाम है इसका, रेंट ट्रिब्यूनल बोलता है लैंडलॉर्ड को कि भैया ठीक है तुम टेनेंट को खाली करवा सकते हो, टेनेंट से तुम खाली करवा सकते हो। अब लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, एप्लीकेशन नहीं डाल रहा खाली करवाने के लिए, वो कह रहा है नहीं सर इसको बैठा रहने दो। टेनेंट कह रहा है कि भैया मेरे को आप एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दो ताकि मैं खाली करूं, जो भी, ताकि मेरे पास जो भी फॉर्मेलिटी के लिए बोलना चाह रहा है, या फिर उसके पास एक डॉक्यूमेंटेशन आ जाए कि बोल दे कि मैंने खाली इसलिए किया कि ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया। लैंडलॉर्ड तो बैठा है, वो कह रहा है ना मैं तो एग्जीक्यूशन करवाना ही नहीं चाहता। तो जस्ट बिकॉज कोई ऑर्डर किसी दूसरे के फेवर में नहीं है या किसी के खिलाफ है, तो उसका नुकसान नहीं करवा सकता कानून। तो इसीलिए मोटा मोटी इसमें जो बात बनी कि भैया क्योंकि सीपीसी नहीं लगता है, तो इसलिए आप ये बात नहीं बोल सकते कि जिसके फेवर में होगा वही एप्लीकेशन डालेगा ना। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि कोई ऑर्डर, दो पार्टी है ना, मान लो ए और बी, तो जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सिर्फ ए के फेवर में हो, कई बार होता है कि वो ऑर्डर थोड़ा बहुत दूसरे के भी फेवर में होता है। तो इसीलिए यहाँ कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ बात डाली गई है एनी पार्टी। तो अब ध्यान दे देना,
अब ध्यान दे देना, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर क्या क्या तरीके हैं, 45 डेज में एग्जीक्यूट किया जाएगा, सेक्शन 20 बाय एनी पार्टी। अब ध्यान देना, रेंट ट्रिब्यूनल है या फिर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है, वो किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट अगर करेगा तो ऑन एप्लीकेशन ही करेगा, ऑन एप्लीकेशन, खुद से नहीं करेगा। ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ऑन एप्लीकेशन करेगा। एप्लीकेशन किसकी, एनी पार्टी, एनी पार्टी, कोई भी पार्टी एप्लीकेशन डाल सकती है, एनी पार्टी। तो दो बातें, एप्लीकेशन कौन डाल सकता है, कोई भी डाल सकता है। क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट पार्टी की एप्लीकेशन पे होगा, जी बिल्कुल। ऑर्डर कितने दिनों में एग्जीक्यूट किया जाएगा, 45 दिन। 45 दिन अभी अपने डिटेल में भी कर लेंगे। सेक्शन क्या है ये, अब आ जाइए, ऑर्डर कितने दिनों में एग्जीक्यूट होगा, डेज विद इन 45 डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस। ये क्या है, तो ध्यान रखना, जब भी एप्लीकेशन आती है रेंट ट्रिब्यूनल में कि साहब ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो, तो रेंट ट्रिब्यूनल डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सामने वाली पार्टी को नोटिस इश्यू करेगा, सामने वाली पार्टी को नोटिस इश्यू करेगा कि भैया ये एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन डाली है, बताओ क्या करना चाहता है। तो जब भी अगर एप्लीकेशन आती है एग्जीक्यूशन के लिए, तो सामने वाली पार्टी को नोटिस इश्यू किया जाएगा। तो वो नोटिस इश्यू होने के 45 दिनों के अंदर आप एग्जीक्यूट करवाओगे। तो ध्यान दे देना, प्री में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है और ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब आ जाइए मोड्स, मोड्स एप्लीकेशन, सॉरी, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के क्या क्या तरीके हैं, 3A 2D, बस ये याद रख लेना। अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे तो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है ऑपोजिट पार्टी की, उसको अटैच करके बेचा जा सकता है। अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, ऑफ बैंक अकाउंट, अटैचमेंट ऑफ सैलरी, ऑफ सैलरी, अरेस्ट एंड डिटेंशन, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। अब ध्यान देना, देखो ये तरीके हैं, ऐसा नहीं कि सारे तरीके एक साथ लगते, डिपेंड करता है फैसला कैसा है। फैसला ऐसा है कि कोर्ट ने उसको कहा था, भाई मान लो टेनेंट को कहा था कि लैंडलॉर्ड को पैसा दो, तुमने किराया नहीं दिया, किराया भरो उसका, वो नहीं भर रहा, उसकी प्रॉपर्टी को बेच के, अटैच करके बेच के किराया दे दिया जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, कोई भी, कोई भी। उसको कहा कि भैया पैसा दो, वो नहीं दे रहा, उसके बैंक अकाउंट को अटैच करके वहां से पैसा निकाल के दिया जा सकता है, उसकी सैलरी को अटैच करके वो पैसा दिया जा सकता है। मान लीजिए वो पैसा नहीं दे रहा, किराया नहीं दे रहा, तो कोर्ट बोलेगी किराया नहीं दे रहे हो, तुमको 1 साल की या 1 महीने की 2 महीने की जेल में डाल देंगे, तो ये किया जा सकता है। और चौथा क्या है, टेनेंट को कहा जगह खाली करो, वो नहीं खाली कर रहा, उसको फोर्सफुली निकाल के प्रॉपर्टी की पोजेशन दी जा सकती है। तो ये तरीके हैं, तो ध्यान देना। मेंस में तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि एग्जीक्यूशन के तरीके क्या है, तो हम पूरी बात लिखते हैं कि सेक्शन 20 जो है वो एग्जीक्यूशन के बारे में बात करता है, जो ये बोलता है कि भैया ऐसा है कि अगर कोई भी पार्टी एप्लीकेशन डालती है, कोई भी पार्टी अगर एप्लीकेशन डालती है, तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जीक्यूशन कितने दिनों में होगा, एग्जीक्यूशन के ये तरीके हैं। मेंस का प्री में क्या पूछा जाता है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर का सेक्शन नंबर, एग्जीक्यूशन कितने दिनों में होनी चाहिए, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये और ये। पार्टी वाला एप्लीकेशन वाला नहीं पूछा जाता, वो तो ठीक है, मेंस के अंदर ये ब्लंडर मत करने ला, क्योंकि एग्जामिनर तो ध्यान देगा ना कि बच्चे ने क्या लिखा है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ किसका, एनी पार्टी या इन हुज फेवर, तो वो ध्यान रखेगा, अदरवाइज वो उस चीज को गोला करके मतलब आपके नंबर कम कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर को लेकर टॉपिक। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर में इससे ज्यादा और कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मेसने प्रॉफिट। मेसने प्रॉफिट ये भी सेक्शन 20 है।
देखो मैस्ने प्रॉफिट को एक बात समझ लेना, पहली बात, सॉरी स्क्रीन ब्लर हो गया। मैस्ने प्रॉफिट को लेकर एक बात समझ लेना कि भैया मैस्ने प्रॉफिट कब लगेगी, कितनी लगेगी, हमको बस इतनी सी बात समझनी है। मैस्ने प्रॉफिट कब, मैस्ने प्रॉफिट कितनी। पर उससे पहले एक बात समझ लेना जो प्री में भी आई हुई है और जो अपने लिए ध्यान भी रखने वाली बात है। अगर टेनेंट को एविक्शन के लिए कहा जाता है, मतलब कहा जाता है कि भैया खाली करो, और सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाता है उस चीज का। सर्टिफिकेट इश्यू मतलब लैंडलॉर्ड को कह दिया जाता है कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है, उससे खाली करवा लो। तो टेनेंट को कितने दिनों में खाली करना है? टेनेंट शैल वैकेट विद, जिसको कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि अगर लैंडलॉर्ड के फेवर में सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे प्री में कि अगर सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड, तो टेनेंट को वो जगह कितने दिनों में खाली करनी होगी, या फिर सर्टिफिकेट कितने समय में एग्जीक्यूट होगा, मतलब कितने समय के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो ध्यान देना, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जगह दी गई थी तो 3 महीने बाद खाली करना है। अगर ऑर्डर बोल दो या सर्टिफिकेट बोल दो इश्यू हुआ था अंडर सेक्शन 10 तो भी 3 महीने बाद खाली करवाया जाएगा। और अगर जो जगह थी वो कमर्शियल पर्पस से दी गई थी तो फिर आप उससे खाली करवा सकते हो आफ्टर 6 मंथ। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सेक्शन 15 सेक्शन 16 उसमें लिखी गई बात है, ठीक है। अब ध्यान देना, वो ऐसे पूछ सकता है आपसे कि सेक्शन 15 में अगर ऑर्डर इश्यू होता है या फिर सर्टिफिकेट इश्यू होता है फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, तो वो सर्टिफिकेट कितने समय बाद या कितने समय में एग्जीक्यूट होता है। तो ध्यान देना, तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता है। टेनेंट को समय दिया जाता है जगह खाली करने का। रेजिडेंशियल पर्पज से अगर जगह दी थी तो 3 महीने दिए जाएंगे, कमर्शियल पर्पज से अगर जगह दी थी तो 6 महीने। तो सर्टिफिकेट कितने समय बाद एग्जीक्यूट कर सकते हो आप? 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद। मतलब कि आप एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन कब डाल सकते हो? सेक्शन 15 में है तो 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद। और अगर आपने सेक्शन 10 में ऑर्डर इश्यू ले लिया या फिर सेक्शन 16 के प्रक्रिया के हिसाब से ले लिया तो फिर आप 3 महीने बाद ऑर्डर के लिए एग्जीक्यूशन के लिए बोल दो, एप्लीकेशन डाल सकते हो या फिर उसको खाली करना होगा आफ्टर 3 मंथ। तो आपसे सीधी सी देसी भाषा में बोलूं तो किराएदार घर में रह रहा है, रेजिडेंशियल पर्पस है तो 3 महीने बाद खाली करना होगा, 3 महीने का टाइम दिया जाएगा उसको। कमर्शियल बिल्डिंग वाला मामला है तो 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। कोई भी डाउट इसको लेकर, कोई भी डाउट इस बात को लेकर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, अब आ जाइए। ये हमने यहां क्यों पढ़ा, पहले क्यों नहीं पढ़ा, तो ऐसा है, अब आ जाओ कि भैया ये अपने लिए अब क्यों जरूरी है। मैसे प्रॉफिट कब लगता है, तो ऐसा है जी, आपने ऑर्डर इश्यू किया, किराएदार को कहा गया खाली कर देना, उसको 3 महीने का समय दिया जाता है। अगर वो 3 महीने तक खाली नहीं करता फिर उसको मैस्ने प्रॉफिट पे करना होता है। तो ध्यान देना, कब लगेगा मैस्ने प्रॉफिट, कब लगेगा? इफ टेनेंट sorry does not vacate premises within 3 months from date of issue of certificate।
अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर खाली नहीं करता, फिर मैसने प्रॉफिट का कंसेप्ट लगता है। अब वहां ये मत बोल रहा भाई कमर्शियल में तो 6 महीने, सर बात आपकी वाजिब है, कमर्शियल में 6 महीने का समय दिया गया है, पर मैसने प्रॉफिट में 6 महीने की बात नहीं लिखी गई है, तो अपने को नहीं पता। सच बताऊं तो यहाँ पर इस बात पे लॉ जो है वो साइलेंट है, तो ऑब्वियस हाई कोर्ट के जो डिसीजन होंगे इन्हीं पे कोई कहानियां चलती होंगी, अपने को छोड़ दो, नहीं लिखा एक बार छोड़ दो, फालतू के ऐसी क्यों इन चीजों पे जाएं अपने, जो चीज अपने काम की नहीं है, तो ध्यान दे देना। अगर 3 महीने तक वो खाली नहीं करता, उसको मैसने प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। अब ध्यान देना कितना, कितना 2 टाइम्स ऑफ रेंट, 3 टाइम्स ऑफ रेंट। 2 टाइम्स ऑफ रेंट किस केस में, रेजिडेंशियल के केस में। अगर घर रेजिडेंशियल पर्पस से दिया था और 3 महीने में खाली नहीं किया, मतलब ऑर्डर इश्यू होने के 3 महीने में, तो 2 टाइम्स ऑफ रेंट, जितना भी महीने का किराया था उसका दुगना किराया आपको पे करना पड़ेगा। कब तक पे करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इश्यू होने से लेकर जब तक आप खाली नहीं कर देते, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ रेंट अगर जो जगह है वो कमर्शियल पर्पस से थी, या फिर जो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है वो अंडर सेक्शन 10 इश्यू हुआ है, इमीडिएट रिकवरी वाला, कौन सा है, इमीडिएट रिकवरी वाला, या फिर जो जगह है वो कमर्शियल पर्पस से थी, तो 3 टाइम्स ऑफ रेंट। तो ध्यान देना कब मैसने प्रॉफिट लगता है, कि भाई सर्टिफिकेट इशू किया गया था फिर भी वो 3 महीने तक अगर जगह खाली नहीं करता, तब मैसने प्रॉफिट होगा। मैसने प्रॉफिट कब से लगेगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ, मतलब डेट ऑफ सर्टिफिकेट से लगकर पेमेंट तक, जब तक पैसा पे नहीं कर देता, सॉरी वैकेंट तक, जब तक जगह खाली नहीं कर जाता तब तक कैलकुलेट किया जाएगा। कितना लगेगा, अगर रेजिडेंशियल पर्पज से जगह थी तो 2 टाइम्स, अगर कमर्शियल या ये थी तो 3 टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट है। मैसने प्रॉफिट कब लगेगा ये ध्यान दे देना, मैसने प्रॉफिट का सेक्शन क्या है ये ध्यान दे देना, मैसने प्रॉफिट कितना लगेगा ये ध्यान दे देना। प्री का कंसेप्ट है, मेंस में भी पूछा जा सकता है कि भैया मैसने प्रॉफिट क्या है एज पर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, और ये कब लग सकता है, तो दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं ये, क्योंकि सीपीसी में मैसने प्रॉफिट डिफाइन किया गया है, तो वो पूछ सकता है मैसने प्रॉफिट क्या है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर मैसने प्रॉफिट कब लग सकता है, तो वो दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है। यस, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का आप पूछ सकते हो। मैसने प्रॉफिट एग्जीक्यूशन मेंस में भी आ सकता है और प्री में तो आता ही आता है, तो ध्यान दे देना। अच्छा अब आप बताना मेरे को, आपका अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर एक क्वेश्चन है आप लोग बताना क्या होगा। सेक्शन 20 का एक्सप्लेनेशन अभी बता देता हूं, ये मतलब एक्स्ट्रा रखूंगा आपके लिए कि जिसको ये क्या कहते हैं आपका ये मैसने प्रॉफिट जब हो जाए तब उस पर ध्यान देना। पहले ये बताओ, इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजेशन का सर्टिफिकेट इश्यू किया था, हाँ हाँ अभी बताता हूँ सुमित जी। इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजेशन का सर्टिफिकेट इश्यू किया गया था, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजेशन का सर्टिफिकेट इश्यू किया गया था। ये सर्टिफिकेट कब एग्जीक्यूट हो सकता है, या मैं ये बोलूं इसके केस के अंदर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 तो सॉरी अंडर सेक्शन 20 कब लगा सकते हो, कब एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 20 कब लगा सकते हो। हाँ जी बाकी लोग बताओ।
इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजेशन का सर्टिफिकेट इशू किया गया था। आप कब एप्लीकेशन डाल सकते हो फॉर एग्जीक्यूशन, या कब एप्लीकेशन डाल सकते हो अंडर सेक्शन 20? एक्सप्लेनेशन अभी करवाऊंगा, बताइए। क्या भाई ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजेशन का सर्टिफिकेट इश्यू किया है, एप्लीकेशन कब डल सकती है? इमीडिएट रिकवरी ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ पोजेशन कब इश्यू होता है? कौन सा सेक्शन है बताओ, देखो ध्यान दो। चलो अब ध्यान देना। इमीडिएट रिकवरी का मतलब क्या है? सेक्शन 10 में जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो कब एग्जीक्यूट हो सकता है? आफ्टर 10, आफ्टर 3 मंथ्स। ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग भाई, या तो समझ नहीं आ रहा है या ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं समझ आ रहा तो मेरी गलती है, नहीं ध्यान दे रहे हो तो वो आपकी गलती है। ठीक है, अब आ जाओ। अब एक और क्वेश्चन है, आप लोग ही बताना उसमें क्या होगा। कहानी कुछ ऐसी सी है कि एक तो है ए जो है लैंडलॉर्ड, और एक है बी जो है टेनेंट। अब हुआ क्या कि ना रेंट ट्रिब्यूनल ना, नहीं आपने सही बताया, बाकी लोगों ने नहीं बताया ना। हुआ क्या कि रेंट ट्रिब्यूनल ने ना ऑर्डर पास किया 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया 1 जनवरी 2025 को। बी को कहा कि भैया घर खाली करो, घर खाली करो, आप घर को खाली कर दो। ठीक है, अब होता क्या है, बी अपील में चला जाता है। बी अपील में चला गया टू अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, और घर खाली नहीं करता, अपील में चला जाता है। और उसके बाद क्या आता है, कहानी कुछ इस तरह से बनती है कि 1 मई 2025 को एक क्वेश्चन उठ जाता है कि साहब बी मेस ने प्रॉफिट पे करेगा क्या? अब मेस ने प्रॉफिट की बात क्यों उठी? बात ये उठी भाई, मेस ने प्रॉफिट तो ये बोलता है कि अगर जो भी ऑर्डर इशू हुआ था, ऑर्डर मतलब सर्टिफिकेट इशू साथ में होता है, उसके 3 महीने में आपको घर खाली करना है। आपने घर खाली नहीं किया तो आपको मेस ने प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। अब बी कहता है साहब मैं तो अपील में था, मैं तो अपील में गया हूं, मैं तो ऑर्डर को चैलेंज कर रहा हूं, मैं क्यों मेस ने प्रॉफिट पे करूं? और जो दूसरा मतलब जो लैंडलॉर्ड है जिसके फेवर में ये ऑर्डर हुआ है, वो कह रहा है साहब 3 महीने में खाली करना था। अब यहां क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि भैया अगर जो टेनेंट है वो इन अपील है, क्या फिर भी लायबल है क्या टू पे मैसने प्रॉफिट? फिर भी लायबल है क्या टू मैसने प्रॉफिट? तो सर ध्यान रखना, जनरल रूल ये बोलता है कि चाहे ऑर्डर के खिलाफ, चाहे रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर या सर्टिफिकेट के खिलाफ आप अपील में चले गए हो, तब भी आपको 3 महीने में खाली करना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने में खाली नहीं करते हो, आपको मैसने प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। अपील का कोई फैक्टर नहीं रहता है। तो एक चीज ध्यान देना, पहला, अगर टेनेंट इन अपील एंड डज नॉट वैकेट, मतलब खाली नहीं करता विद इन 3 मंथ, फिर भी आपको मैसने प्रॉफिट पे करना पड़ेगा, आप पर सेक्शन 20 लगेगा।
एक चीज। अब इसमें दूसरी बात, बट इफ स्टे बाय अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल और सिविल कोर्ट, अगर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट ये कहते थे कोई बात नहीं, जब तक मामला चल रहा है तब तक तुम रहो, तब नहीं, तब ये बात नहीं लगती है। जनरल रूल है कि चाहे वो अपील में चला गया है, 3 महीने में खाली नहीं करता, मैसने प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। पर जिसमें भी जिस भी अथॉरिटी के पास वो अपील में गया, वो सिविल कोर्ट है, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल कुछ भी है, और वो कह देती है कोई बात नहीं, जब तक मामला चल रहा है तुम रहो, फिर मैसने प्रॉफिट नहीं पे करना पड़ेगा। पर इसी में तीसरी और बात आ जाती है, अगर ऑर्डर confirmed in appeal, तब आपको मैसने प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। और कब से कब से पे करना पड़ेगा? फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। अब ध्यान देना, ये 3 बातें बोलता है। पहला तो इसने जनरल रूल बोला कि भैया ऐसा है, तुम मैसने प्रॉफिट के खिलाफ चाहे अपील में चले जाओ, 3 महीने में खाली ना किया तो मैसने प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। और उसी में इसने एक और बात बोल दी कि अगर जिस अथॉरिटी के पास तुम जाते हो ना, अगर वो कह देती है ना कि तुम खाली मत करो, मतलब स्टे दे देती है एक तरह से, तब तुम पे मैसने प्रॉफिट नहीं लगे। पर उसी में इन्होंने ये और बोल दिया कि भैया तुम अपील में गए, अथॉरिटी ने कह दिया खाली मत करो, तो तुम खाली मत करना, मैसने प्रॉफिट नहीं लगेगा। पर अगर अथॉरिटी ने जो जहां पे भी तुम अपील में गए थे, अगर उसने भी उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया, उस सर्टिफिकेट को कंफर्म कर दिया फाइनली कि नहीं यार तुमको खाली करना पड़ेगा, फिर तुमको मैसने प्रॉफिट भी पे करना पड़ेगा। और कब से पे करना पड़ेगा? स्टार्टिंग डेट से। स्टार्टिंग डेट से। तो 3 बातें हैं, अपील में गए, मैसने खाली नहीं किया, मैसने प्रॉफिट लगेगा? लगेगा। पर अगर अपीलेट जो भी ट्रिब्यूनल है या कोर्ट है, अगर उसने स्टे लगा दिया तो तब नहीं लगेगा, तब नहीं पे करना है। पर तीसरी बात उसी में और है कि अगर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल ने भी उस ऑर्डर को फाइनली कंफर्म कर दिया कि नहीं यार खाली तो करना पड़ेगा, फिर तुमको मैसने प्रॉफिट भी पे करना पड़ेगा। और कहां कितने कौन सी डेट से पे करना पड़ेगा? जिस दिन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था ओरिजिनली। ओरिजिनली मतलब जिस दिन ये रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर इश्यू किया था। कब किया था? आ गया 1 जनवरी 2025। यहां से, फिर यहां से पे करो। चाहे हो सकता है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर कंफर्म हो सकता है 27, 28, 29, 2030 में क्यों ना किया। ये है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 20। ठीक है, पूछा नहीं जाता है ये वाला टॉपिक, सॉरी एक्सप्लेनेशन से प्री का क्वेश्चन मेंस में अगर आता है मैसने प्रॉफिट, तब हमको ये बात लिखनी होती है। ठीक है, यस, कोई भी डाउट कुछ भी आप पूछ सकते हो। अब अपनी क्लास खत्म है, आपका कोई भी डाउट कुछ भी। देखो रेंट ट्रिब्यूनल, ये जो आपका क्या नाम है, ये राजस्थान रेंट एक्ट जो है ना, मोटा मोटी तौर पर इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अजीब सी है। कई कई टॉपिक इसके हैं जो थोड़े से अजीब से हैं। जैसे मैं बोलूं सेक्शन 17 आपका मैसने प्रॉफिट, ठीक है, ये 22B से लेकर 24 तक का जो एरिया है, जिसमें खासकर 23, 24, 22D, ये कुछ एक सेक्शन है जो थोड़े से आपको तंग कर सकते हैं। वो अपने मार्क कर लेंगे, उनको क्या बार बार आप पढ़ते जाओगे तो आपका क्या उस पर कमांड बन जाएगा। ओके, यस, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का आप पूछ सकते हो। अपनी क्लास अब खत्म है। ठीक है भैया, क्लास खत्म कर देते हैं। आपकी 4:30 बजे वाली क्लास नहीं है, ठीक है, 4:30 वाली आपकी क्लास आज की कैंसिल है। चलिए दोस्तों,
ठीक है, फिर अब आपने आज की क्लास खत्म करते हैं, कल देखेंगे आगे क्या करना है। चलो, थैंक यू।